नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ऋतुराज सिंह स्वागत करता हूं आपका। सबसे पहले मैं देवेंद्र जी पारिक सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस मंच पे मुझे मौका दिया और कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर जो कंटेंट है वो मैं दे सकूँ। तो आज हम बात करेंगे साइंस की। देखिए, साइंस में हम बात करें तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है और जहाँ से एक प्रश्न निश्चित ही है वो है आपका कोशिका, जिसको अपन क्या कहते हैं, सेल। और ये जो टॉपिक है वो दोस्तों इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे लगभग जो है साइंटिस्ट की हम बात करेंगे, महत्वपूर्ण साइंटिस्ट, कोशिका की खोज, इससे अलावा केंद्रक की खोज, कोशिका के कोशिकांग। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो जीरो से शुरुआत करके इस टॉपिक की गहराई में जाएंगे। अगर हम बात करते हैं कोशिका की खोज किसने की, तो आप सभी को पता है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या की थी, कोशिका की खोज की थी। और ये कोशिका कौन सी थी, मृत सेल। कौन सी थी, मृत सेल थी, डेड सेल थी। मृत सेल क्यों थी, क्योंकि इसकी खोज हुई थी कोर्क के टुकड़े में। किसमें हुई थी, कोर्क के टुकड़े में। तो मृत कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। इसके बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया था माइक्रोग्राफिया में। देखिए, आप कहेंगे सर ये तो हम सभी को पता है, सही बात है आपकी, आप सबको पता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि रॉबर्ट हुक की बुक जिसके अंदर उन्होंने कोशिका के बारे में बताया वो कौन सी बुक है, माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने देखा क्या था कि इन्होंने कोर्क के टुकड़े में खाली चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर देखी। देखिए, इस प्रकार की जो चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है इन्होंने देखी और इसको नाम दिया सेल। क्या नाम दिया, सेल। और सेल का अपन बात करें तो क्या होता है, स्मॉल चैम्बर, यानी कि एक खोखली जगह। जैसे हम बात करें, एक थाली लेते हैं और उसके अंदर यदि हम कटोरियाँ रखें तो एक थाली किसको बता सकती है, सेल को। और सेल के अंदर यानी कि थाली के अंदर अपन रखें कटोरियाँ तो वो क्या हो सकती हैं, सेल ऑर्गन। तो कोशिकाओं के अंदर काफ़ी सारे क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं, जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने की माइक्रोग्राफिया में ये बताया। और कोशिका कौन सी थी, मृत सेल थी। सेल नाम दिया और स्मॉल चैम्बर होता, इसका अर्थ स्मॉल चैम्बर होता है। अगली हम बात करें 1672। देखिए, 1672 लगभग 7 साल बाद ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिकाओं को देखा। जीवित कोशिकाओं को देखा मतलब जीवित कोशिकाओं को क्या की, डिस्कवरी की। इसके अलावा ल्यूवेनहॉक ने और क्या क्या देखा वो देखिए। ल्यूवेनहॉक ने आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, जीवाणु, बैक्टीरिया, शुक्राणु, स्पर्म जैसी कोशिकाओं को भी किसने देखा था, ल्यूवेनहॉक ने देखा था। ल्यूवेनहॉक को क्या भी कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसको कहते हैं, ल्यूवेनहॉक को भी कहते हैं, जिनको जीवित कोशिकाओं को देखने का या खोज करने का श्रेय जाता है। किसमें किया था, जीवाणु में इनकी खोज की थी। किसमें की थी, जीवाणु के अंदर खोज की थी। लेकिन जीवाणु जो है उसको जीवाणु नाम किसने दिया, जीवाणु को जीवाणु नाम किसने दिया। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जीवाणु को जीवाणु नाम किसने दिया, तो ये भी आपको याद रखना है, इरेनबर्ग ने। किसने दिया था, इरेनबर्ग ने। इरेनबर्ग ने जीवाणु को जीवाणु नाम दिया था, जबकि जीवाणु के अंदर जीवित कोशिकाओं की खोज 1672 में ल्यूवेनहॉक ने की थी। अब बात करते हैं 1831। 1831 का टाइम था जिस समय कोशिका के अंदर सबसे बड़े अंग को किसने देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज कर दी, केंद्रक की। सभी को पता है। और आप में से कुछ विद्यार्थी सोच भी रहे होंगे कि सर ये चीज़ें हमें पता है। मानता हूँ आपको पता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, सबको पता है, लेकिन किस में की, प्लांट में की। और कौन से प्लांट में, ऑर्किड पौधे में। ऑर्किड पौधे में रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की। तो प्रश्न क्या पूछ सकता है आपको कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किस में की, प्लांट में या एनिमल में। तो प्लांट में, किस प्लांट में, तो ऑर्किड पौधे में की।
अगली बात है 1838 की। 1838 स्लीडेन एवं स्वान, स्लीडेन और स्वान, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाई स्लीडेन एंड स्वान इन 1838। इसके अंदर इन्होंने दो कथन दिए थे। पहला कथन था कि सभी जीवों का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर होता है। सभी जो जीव होते हैं उनका निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर होता है। ये कथन किसने कहा था? स्लीडेन और स्वान। देखिए स्लीडेन जो हैं वो आपके एनिमल यानी कि जूलॉजी से संबंधित साइंटिस्ट थे, जबकि स्वान जो है वो बॉटनी से संबंधित साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत दिया सेल थ्योरी, और इस सेल थ्योरी के इन्होंने दो ही कथन दिए थे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मूल कोशिका सिद्धांत में कितने कथन थे? तो दो कथन थे दोस्तों। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये इस पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुई थी लगभग 2021 के अंदर जो एग्ज़ाम हुई थी एक, उसके अंदर मेरे को एग्ज़ाम का नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके अंदर मैंने खुद ये प्रश्न देखा था कि स्लीडेन एवं स्वान के द्वारा दिए गए कोशिका सिद्धांत में कुल कितने कथन थे। उन्होंने कथन नहीं पूछे, उन्होंने एक संख्या पूछ ली। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने कथन थे? दो। पहला कथन सभी जीवों का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर होता है, और दूसरा कथन था जो कि महत्वपूर्ण कथन है कि कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कैसे होती है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई? देखिए प्रत्येक जो जीव है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी के सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। आपने देखा होगा कि हम कोशिका के आधार पे यदि एनिमल्स को डिवाइड करते हैं तो दो भागों में कर सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव और मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय जीव। ऐसे जीव जिनका निर्माण एक ही संरचना से, एक ही कोशिका से होता है, दैट मीन्स यूनिसेलुलर एनिमल्स। और ऐसे एनिमल्स जिनका जो निर्माण है, बॉडी का फॉर्मेशन है, वो काफ़ी सारी कोशिकाओं से मिलकर हो, दैट मीन्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टीसेलुलर एनिमल्स। संरचना का मतलब हो गया कि संरचना का निर्माण, बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे सबसे छोटी अगर मानव की कोशिका की बात करें तो स्पर्म मतलब शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होती है, और मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। ध्यान से सुनना, मैं बड़ी कोशिका बता रहा हूँ, लंबी कोशिका नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन अगर घुमाया जाता है और अपन यदि कहीं पे फंसते हैं तो उसका कारण यही है कि हम प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। मैंने आपको ये कहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, न कि लंबी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। शुक्राणु और अंडाणु जब दोनों मिलते हैं वो क्रिया कहलाती है फ्यूजन, और उसके बाद में जो क्रिया होती है उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन। मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा दूंगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे चलें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। संरचनात्मक इकाई, कोशिका क्या होती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो पहला शब्द क्या कहा मैंने? संरचनात्मक। द स्ट्रक्चरल, अर्थात सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। संरचनात्मक शब्द इतना गहरा है, इसको आपको अच्छे से समझना है। देखिए ओवम अर्थात अंडाणु, अंडाणु मतलब मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। फिर से कह रहा हूँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। एक कोशिका थी शुक्राणु, एक कोशिका अंडाणु। जैसे ही दोनों मिलते हैं दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। जितने भी शब्द आते हैं उनको आपको क्लियर करके चलना है ताकि डाउट एक भी ना रहे।
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स बाह्य निषेचन, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स आंतरिक निषेचन। मनुष्य में कौन सा निषेचन पाया जाएगा? आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन का मतलब क्या हो गया? ऐसा निषेचन जिसमें शुक्राणु और अंडाणु शरीर के अंदर मिले, तो उसको अपन क्या कहेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और बाह्य निषेचन मतलब ऐसा निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु बॉडी के बाहर मिले, और बॉडी के बाहर मिलेंगे इसका मतलब माध्यम क्या हो गया? वाटर, जल। और वाटर हो गया इसका मतलब आपको एग्जाम्पल समझाने की आवश्यकता नहीं है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की एग्जाम्पल आप आराम से कर सकते हो। ऐसे एनिमल जो कहाँ रहे? वाटर हैबिटेट में या एक्वेटिक हैबिटेट में, लाइक एज फ्रॉग, मेंढक, जिसको अपन क्या कहते हैं? साइंटिफिक नेम ऑफ मेंढक या साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग, राना टिग्रिना। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग या जो वाटर हैबिटेट में रहते हैं वो हो गए। और इंटरनल का मतलब जो ह्यूमन बीइंग, इसके अलावा फेलो, काऊ, ठीक है, डॉग, ये हो गए। अपना टॉपिक फर्टिलाइजेशन नहीं है, मैं आपको फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब अपन बात करते हैं कि अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं तो क्या होता है? निषेचन, और उससे क्या बनती है? कोशिका, जिसको अपन कहते हैं जाइगोट। क्या कहेंगे? जाइगोट। जाइगोट के अंदर क्या होते हैं? विभाजन होते हैं, कंटिन्यूअसली क्या होते हैं? डिवीजन होते रहते हैं। समसूत्री विभाजन होगा, जिससे क्या बनेंगी? काफ़ी सारी कोशिकाएं बनेंगी, और काफ़ी सारी कोशिकाएं बनकर किसका निर्माण करती हैं? उत्तक का निर्माण करती है। या हम क्या कह सकते हैं? कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो अपन क्या कहेंगे? कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोल देंगे। उत्तक जब बन जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड अंग या ऑर्गन। ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। अंगों का निर्माण हो जाता है, और अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र का, लाइक एज डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। ये सभी क्या होते हैं? एक एक सिस्टम है। और जैसे ही सिस्टम मिलते हैं किसके निर्माण हो जाता है? बॉडी का, जो अपन देख रहे हैं इस प्रकार की बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो अभी क्या कहा? संरचना क्या बनी? बॉडी। और ये बॉडी किससे बनी है? कोशिका से, एक एक कोशिका से। इसलिए अपन इसको क्या कर रहे हैं? संरचनात्मक इकाई। सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब आप जानते हैं सजीव, जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आते हैं। अब दूसरा शब्द क्या था? क्रियात्मक, फंक्शनल, क्रियात्मक। देखिए, अंग बने, अंग के बाद में अंग तंत्र बने, सिस्टम बना। जैसे कि अपन बात कर लें डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर अपन बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? कार्य करेगा, भोजन को पचाने का काम करता है। जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्ट होता है, एनएस पे खत्म होता है। तो ये क्रिया करने का काम कौन कर रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका निर्माण किससे हुआ? सेल से हुआ। इसका मतलब क्या हो गया? क्रियात्मक इकाई भी क्या है? कोशिकाई है। इसीलिए स्लीडेन और स्वान ने 1838 में अपने कोशिका सिद्धांत में दो कथन दिए। पहला कथन, सभी जीवों का जो निर्माण है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर होता है। और दूसरा कथन उन्होंने कहा, जो कि महत्वपूर्ण कथन है, कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कैसे होती है ये मैंने आपको बता दिया है। डायग्राम नोट कर लें और इसको अपनी दिमाग के अंदर एकदम सेट कर लें। फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार का होता है आपके सामने है। फर्टिलाइजेशन आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल फ्रॉग या अपन कह सकते हैं एक्वेटिक हैबिटेट एनिमल्स। एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल लाइक एज ह्यूमन, या हम कह सकते हैं बफेलो, काऊ, एक्सेट्रा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे चलते हैं। देखिए, कोशिका से संबंधित दो फैक्ट आपको याद करने हैं, और याद नहीं आपको दिमाग में बैठा लेने हैं। और आजकल जो फैक्ट पूछा जाता है वो ये कम है, इसके अलावा इसकी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। लैंग्वेज क्या चेंज करते हैं वो देखो।
1855 में रुडोल्फ विर्चो, किसने? रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। सबको पता है, ये फैक्ट सभी को पता है, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जामिनर भी इतना बेवकूफ़ नहीं है, एग्जामिनर काफ़ी स्मार्ट हैं, वो क्वेश्चन को घुमाते हैं और अकॉर्डिंग टू लेवल क्वेश्चन जब घूमता है तो हम फंसते हैं। तो फंसना नहीं है। एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछता है, यहाँ तक वो पूछता ही नहीं है, यहाँ से पूछता है। ये लाइन देता है आपको कि बताइए ओमनिस सेलुला ई सेलुला कथन किसने दिया, और ओमनिस सेलुला ई सेलुला कथन किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने, जिसका अर्थ होता है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, और कथन उन्होंने दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो प्रश्न चाहे कैसे भी घूमे, हमें उसके लिए तैयार रहना है। अगला सबसे महत्वपूर्ण, आप इसको नोट लगा के इंपॉर्टेंट करके लिख लें कि कोशिकाओं के संबंध में तो दिया ही दिया, लेकिन केंद्रक के संबंध में भी हैकल नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम बताया कि नए केंद्रक का निर्माण पूर्ववर्ती केंद्रक से ही होता है। नए केंद्रक का निर्माण पूर्ववर्ती केंद्रक से ही होता है। ये किसने बताया था? हैकल ने। जबकि ओमनिस सेलुला ई सेलुला अर्थात नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, ये किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने। कब बताया? 1855 में। कोशिका सिद्धांत कब दिया गया? 1838 में। कोशिका की खोज कब हुई? 1665 में। जीवित कोशिका की खोज कब हुई? 1672 में। विज्ञान की अगर अपन बात करें, साइंस में, तो ये जो डेट होती है सन नहीं पूछी जाती है। रियल केस में एक दो फैक्ट आपको डेट से दिख सकते हैं, मिल सकते हैं। आपको याद करनी है ये चीज़ें कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला कथन का अर्थ क्या होता है, किसने दिया? हैकल ने क्या बताया कि नए केंद्रक का निर्माण पूर्ववर्ती केंद्रक से होता है। अब आपको ये डायग्राम ध्यान से देखना है। जितना भी चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, जितनी भी फैक्ट हम आगे पढ़ेंगे, इस डायग्राम में मैं आपको समझा दूंगा। तो एक बार इसको ध्यान से आपको समझना है, जो मैं कह रहा हूँ सुनना है, और लिखने वाली चीज़ों को नोट भी करना है। देखिए, कोशिका है, कोशिका आवरण, सेल कवरिंग। कोशिका की कवरिंग की बात करें तो दो आवरण प्रेजेंट होते हैं। सबसे बाहर की ओर कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, और उस कोशिका भित्ति के जस्ट अंदर की ओर सेल मेम्ब्रेन। लेकिन क्या कोशिका भित्ति सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, या क्या कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में पाई जाती है? तो कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। सभी कोशिकाओं का मतलब चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो। लेकिन कोशिका भित्ति ओनली किस में पाई जाती है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है। और ये कोशिका भित्ति अलग अलग पदार्थों से बनी होती है। जैसे हम बात करें, प्लांट में किससे बनी होती है? सेलुलोज से। कवकों में काइटिन से। तो कोशिका भित्ति केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। एनिमल सेल में और प्लांट सेल दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति या कोशिका आवरण की हम बात करें, जैसे ही हम बाहर से अंदर चलते हैं तो सबसे पहला फैक्ट आपको याद रखना है कि कोशिका के सबसे बाहरी जो परत होती है कोशिका भित्ति की होती है, जो कि काइटिन की भी हो सकती है और सेलुलोज की भी हो सकती है। लाइक एज प्लांट में सेलुलोज की और कवकों में काइटिन की होती है। जैसे ही अंदर आएंगे क्या पाई जाएगी? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग जैसे कि इसकी बात करें तो अपन क्या कह सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इनकी बात करें तो अपन क्या कह सकते हैं? गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ये भी मैं आपको बताऊंगा। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? ये भी बताऊंगा। नोट कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो अल्टमैन ने की थी। गोल्जी बॉडी की कैमिलो गोल्जी ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स।
क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। आप पीछे के जो प्रश्न हैं, पीछे के जो प्रश्न पत्रों में जो भी साइंस से प्रश्न पूछे गए हैं उनको आप एक बार ज़रूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि लेवल क्या रहता है और किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम बात करें केंद्रक की, और अंदर आते हैं तो बीच में सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है। केंद्रक के अंदर, अब देखिए केंद्रक के अंदर क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य, जबकि कोशिका के अंदर यानी कि केंद्रक और कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के मध्य जो गैप प्रेजेंट होता है, ये वाला जो डिफरेंस है, इसके मध्य क्या पाया जाएगा, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है। क्या होता है, सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है, यानी कि अर्ध ठोस पदार्थ होता है, जेली लाइक पदार्थ होता है। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म, जिसको अपन क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य से संबंधित मैं आपको 3 से 4 फैक्ट बताने वाला हूं और आपको सभी फैक्ट दिमाग के अंदर बैठा लेने एकदम। विश्वास मानिए, जब आप एग्जाम देंगे तो आपको इसके अंदर से एक फैक्ट जरूर मिलेगा। ये पक्का है, कंफर्म है कि प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा, जीव द्रव्य की खोज किसने की, जीव द्रव्य को सार्कोड किसने कहा। देखिए आपका जो लेवल है वो काफ़ी हाई है, तो आपका लेवल के अनुसार यदि अपन बात करें तो आपको थोड़ी और गहराई में जाना है, तो लेवल से नहीं घबराना है। जो मैं करवा रहा हूँ आपको उसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से उसको नोट करना है। नोटबुक में नोट करते रहिए, अगर आप वैसे सुन रहे हैं तो किसी काम का नहीं रहेगा, लेकिन आपको नोट करना है, हर एक पॉइंट आपको नोट करना है। पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा मैं आपको, तो आपको सभी के सभी फैक्ट नोट करने हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बराबर प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य। तो ये सारी जो बातें हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन चलते हैं आगे, और आगे हम बात करेंगे जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं। तो जल्दी से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं जीव द्रव्य की खोज, जीव द्रव्य के संबंध में जितने भी फैक्ट हैं मैं आपको बताने वाला हूं और आपको उनको नोट करना है। देखिए जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, डुजार्डिन ने। किसने की, डुजार्डिन ने, तथा इन्होंने इसे सार्कोड कहा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, देखिए सार्कोड। और यहाँ पे आपको डुजार्डिन अलग लग रहा होगा, लेकिन नहीं, डुजार्डिन ने ही जीव द्रव्य की खोज की थी। जीव द्रव्य नाम पुरकिंजे ने दिया था। जीव द्रव्य की खोज या प्रोटोप्लाज्म की जो डिस्कवरी है वो डुजार्डिन ने की थी, जबकि उसको जीव द्रव्य को जीव द्रव्य नाम पुरकिंजे ने दिया था। जीव द्रव्य को सार्कोड किसने कहा, एग्जाम में ना ये पूछता है ना ये पूछता है। अगर कुछ पूछता है तो वो है कि जीव द्रव्य को सार्कोड किसने कहा या सार्कोड किसका उपनाम है। तो किसका है, जीव द्रव्य का, प्रोटोप्लाज्म का। और प्रोटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर्ड बाय डुजार्डिन एंड डुजार्डिन नेम गिवन सार्कोड। तो ये फैक्ट आपको याद करना है, नोट मोस्ट लगा के आप इसको लिख लीजिए। अगली, जीव द्रव्य नाम दिया था पुरकिंजे ने और हक्सले ने। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा। तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार हक्सले ने कहा था। किसने कहा था, हक्सले ने कहा था। और जो विद्यार्थियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको समझ में आई होगी। इस पूरी क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, जिसका जो लिंक है वो आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही वहां जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, पीछे की एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड तो है ही है, उसके साथ ही साइंस के जितने भी प्रश्न एग्जामों में आए हुए हैं
वो उनका पूरा का पूरा विश्लेषण वहाँ पे करवाया जा रहा है। तो आपको करना ये है कि चैनल के इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही वहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने हैं और कमेंट में बताने हैं कि कितने क्वेश्चन सही हुए। रोज़ जो टॉपिक आपको यहाँ इस चैनल पे करवाया जाएगा जीके बाय डीके पे, उस चैनल का ऑब्जेक्टिव जो रिवीजन है वो आपको करवाया जाएगा उस चैनल पर, जो कि साइंस का चैनल है, और उस पर जाके आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जय हिंद, जय भारत।